जी आपको बताएं वो ड्रेसिंग रूम में वो बूफे लगता था वो, और खाने के आपको मालूम है ड्रेसिंग बर्तन बूफे होते हैं वो बर्तन ऊपर कवर होते हैं, वो फ्लैट कर दिए थे बजा बजा के आपस में, बजा रहे थे इतना जोर धन लगा धन था। धन। बस इस तरह था। इंडियन टीम कब गई है, इंडियन टीम नेक्स्ट मैच हमारा शायद हैदराबाद में था या वनडे मैच था उसके बाद हमारा इंदौर में, मेरे ख्याल में वही था। तो वो टीम कब पहुंची है, चेकआउट कब किया इंडियन टीम ने, वो रातों को कब गए, हमें कुछ भी नहीं मालूम था। म्यूजिक, क्योंकि म्यूजिक सुन के ही रिलैक्स होता हूँ, और मतलब म्यूजिक मुझे काफ़ी रिलैक्स करती है। विस्लिंग करने का मुझे बहुत शौक है, विस्लिंग बहुत ज़्यादा करता हूँ मैं। तो और ये कि किशोर को बहुत ज़्यादा सुनता हूँ, उसकी पूरी बायोग्राफी पढ़ी हुई है, उसके गाने बड़े नए नए गाने, वो गाने जो रिलीज़ नहीं हुए वो भी सुनता हूँ। मैं हूं अब्दुल रशीद शकूर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सेकंड इनिंग्स। आज मेरे साथ पाकिस्तान के साबिक फास्ट बॉलर सलीम जाफर साहब इस वक्त मौजूद हैं। सलीम भाई, बहुत शुक्रिया आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल के नहीं, लिए you're आपने welcome। वक्त दिया, बात की। सलीम भाई, आपका जब हम करियर देखते हैं उस पर तो मैं चले बाद में बात करूंगा। जब आप आए थे तो बड़े खूबरू नौजवान, दराज कद, खुश शक्ल, वो भी अभी भी आप ऐसे हैं। आपकी आवाज़ एक एक भरपूर, कहना चाहिए, तासुर देती हुई। तो ये क्रिकेट में आने का कैसा सिलसिला हुआ? यानी कभी टीवी ड्रामों में, किसी फिल्म की ऑफर, कहीं स्कूल कॉलेज के ज़माने में इस तरह के फंक्शनों में हिस्सा लिया हो? नहीं, इस तरह तो नहीं है, काफ़ी शाय था इस मामले में, तो वो तो पॉसिबल ही नहीं था कि कोई टीवी की तरफ जाना। या नेचुरली क्रिकेट में ये कि जो बिल्ड थी और जिस तरह था, स्पोर्ट्स मुझे ज़्यादा अट्रैक्ट करता था। क्रिकेट से पहले मैं फुटबॉल खेलता था, काफ़ी फुटबॉल मैं काफ़ी ज़्यादा खेला हुआ हूँ। इवन प्रोफेशनल लेवल तक मैं चले गया था छोटी एज में जब था, और छोटी एज में ही मैंने क्रिकेट शुरू कर दी थी। तो मेरा यही था कि मैं दिन में क्रिकेट खेलता था, 20-20, 15-15, 10-10, 12-12 ओवर करके आता था, फिर शाम को फुटबॉल के मैचेस खेलता था। तो वो एक जो एथलेटिक बिल्ड थी और जो एक स्टैमिना था वो इतना बन गया था, और क्रिकेट इतना ज़्यादा अट्रैक्ट करने लग गया था कि वो फिर ज़ाहिर नेचुरली, और क्रिकेट में फिर ज़ाहिर है पाकिस्तान में जो इसी क्रिकेट वाइड स्पोर्ट्स है जिसमें करियर आप बना सकते हैं। फुटबॉल और दूसरे स्पोर्ट्स पे इतना नहीं है, एमेचर क्रिकेट वो स्पोर्ट्स है हमारे। तो फिर ये कि रास्ते बनते गए, अल्लाह ताला ने रास्ते बनाते गया। अंडर 19 जिस तरह बच्चा शुरू होता है, अंडर 19 से शुरू किया, स्टेप बाय स्टेप कराची से खेलना शुरू किया, फिर कराची इलेक्ट्रिक से वो ऑफ़र हुई, फिर इसके बाद यूबीएल ने ऑफ़र की, फिर उस सीज़न में मैंने रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया फास्ट बॉलर का। इसी तरह रास्ते बने और पाकिस्तान खेल गया बस। मुझे याद है जब हम आपका रिकॉर्ड्स वगैरह पढ़ते हैं और सामने चीज़ें आती हैं, तो डेब्यू पे, आपकी फ़र्स्ट क्लास डेब्यू पे 5 विकेटें हैं। फिर 1985 का जो सीज़न है उसमें आपकी 80 विकेटें, जिस तरह आपने कहा कि वो फास्ट बॉलर्स की तरफ से सबसे ज़्यादा विकेटें थी। उससे पहले हमने रकीब सर को देखा है, इंतखाब आलम, सज्जाद अकबर, ये सारे स्पिनर्स हैं, लेकिन फास्ट बॉलर। तो ये तजर्बा कैसा रहा? क्योंकि पाकिस्तान की जो विकेटें हैं यहाँ पे, जो डोमेस्टिक में भी और जो भी होती हैं, वो इस तरह की नहीं होती कि फास्ट बॉलर्स उस पर बहुत ज़्यादा कामयाब हों। तो ये तो बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस थी। हाँ, शायद उस सीज़न में ऐसा ये था कि कुछ 2-3 ग्राउंड्स ऐसे थे जहाँ मतलब फास्ट बॉलर्स को काफ़ी सपोर्ट थी। जिस तरह से जो आप सियालकोट के ग्राउंड, तो सियालकोट में उस दौर में फर्स्ट क्लास क्रिकेट होती, वो पिच काफ़ी फास्ट बॉलर को हेल्पफुल होती थी। कज़ाफ़ी की के जो सेशंस होते थे, अर्ली सेशंस, वो बड़ी इफेक्टिव होती थी। कराची में जो शाम के सेशंस होते थे, फास्ट बॉलर्स को बहुत सपोर्ट मिलती थी क्योंकि बॉल बहुत मूव करता था। तो इस तरह से ये है कि नेचुरली उस वक्त यंग भी थे और कैप्टन शफीक पापा थे उस वक्त, और यूबीएल की टीम बहुत बड़ी थी, तो चांस भी पूरा मौका उन्होंने पूरा दिया। उनका बिलीव भी था कि ये यंगस्टर है। उस वक्त बॉलिंग भी उन्होंने करवाई, और नेचुरली और अल्लाह ताला की मर्जी भी थी, और लक भी काफ़ी अच्छी रही उस सीजन में, और तो मेहनत भी की, तो नेचुरली वो। आपका जो डेब्यू टेस्ट मैच है वो कराची का टेस्ट मैच है वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट, जो पाकिस्तान ने बचाया, जिसमें हमने जी इमरान खान और जी तौसीफ अहमद, और उस टेस्ट में आपने इमरान खान के साथ जो है बॉलिंग की। किस तरह का फीलिंग्स क्या थी एज ए, मतलब यंगस्टर, एज ए डेब्यूटेंट, जब आप अपने एक ऐसे प्लेयर के साथ जो है वो खेल रहे हो जो आपका कप्तान भी है और आपके साथ जो है दूसरे एंड से बॉलिंग भी कर देखो, रहा है? कैसा ऑनेस्टली तजर्बा? मैं टेस्ट मैच में कोई एंजाइटी नहीं थी, और कोई मुझे
डर वर नहीं था, क्योंकि इससे पहले मेरा ऑलरेडी ओडीआई में डेब्यू हो चुका था पेशावर में। मैं वो 5 ओडीआई पाकिस्तान टीम के साथ खेल चुका था। तो एक मतलब ये 1 आध महीना साथ ही था, टीम के साथ रहा हूँ, इमरान भाई के साथ खेला, जावेद भाई, सब मतलब सब बहुत बड़ी टीम थी वो, कादिर भाई वगैरह सब थे। तो नेचुरली वो उनके साथ खेल गया था। तो टेस्ट मैच जब डेब्यू हुआ तो उसमें मेरा एंजाइटी इतनी नहीं थी जितनी वनडे में, जो फर्स्ट वनडे में जो इमरान भाई ने जब कहा था कि तुम खेल रहे हो, तो वो नेचुरली बहुत था। किस तरह पाया आपने उनको एज ए बॉलर? कितना आदमी यानी उस दौर में अगर आप कहें कि एज ए यंगस्टर आपने कितना सीखा हो, कितना आपको तजर्बा मिला हो, और एज ए कैप्टन और एज ए पर्सन, क्योंकि हमने तो यही सुना है बड़े गुस्से वाले थे, किसी को बख्शते नहीं थे वो। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मैं आपको उनके लिए सिर्फ ये 2 वर्ड कहूँगा, इनके लिए, जावेद भाई के लिए, ये था इवन मुदस्सिर नज़र, ये इंस्टीट्यूट थे, बिल्कुल इंस्टीट्यूशनल बातें, और इनसे आप सीखते थे, लर्न करते थे। सिर्फ क्रिकेट नहीं लर्न करते थे आप, मतलब क्रिकेट के एक मैनर्स होते हैं, बड़े डिसिप्लिन थे ये लोग अपने क्रिकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से। टाइमिंग, पंक्चुअलिटी, हार्ड वर्किंग किस तरह करना है। मुदस्सिर भाई देखें आप, मतलब वो इंग्लैंड से आते थे और सीधा कज़ाफ़ी स्टेडियम में ही लैंड करते थे, वहाँ पर टीम से पहले पहुंच जाते थे। इमरान भाई बहुत हार्ड वर्किंग थे, जावेद भाई बहुत हार्ड वर्किंग थे अपनी बैटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो नेचुरली ये इंस्टीट्यूट थे मेरे ख्याल से, और इनकी वजह से जो आज क्रिकेट मेरे ख्याल से हम पाकिस्तान में इतना नाम, पाकिस्तान की क्रिकेट का इतना नाम है, ये कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट आज इस मुकाम पे पहुंची है। तो नो डाउट मतलब इमरान भाई से तो सीखने का बहुत मिला। वो क्रिकेट की टेक्निकल स्किल्स पे, फिटनेस का जो अवेयरनेस आई, वो हमें पाकिस्तान टीम में आने के बाद आई। इमरान भाई से सीखा हमने कि फ़िटनेस को किस तरह से मेंटेन करते हैं, फ़िटनेस किस तरह से है, अपने आप को किस तरह से रेस्ट देते हैं, ईटिंग हैबिट्स किस तरह की होनी चाहिए, अपने आप को डिसिप्लिन किस तरह से करें, तो और गेम को प्लान किस तरह करते हैं, बैट्समैन को रीड किस तरह से करते हैं, फील्ड प्रेसिंग्स क्या होनी चाहिए, वो सब मेरे ख्याल से पाकिस्तान टीम में आके हमने ये चीज़ें सीखी, इंस्टेड ऑफ जो हमें नीचे ग्रास रूट पे सीख जानी चाहिए थी। लेकिन उस वक्त नेचुरली हमारी क्रिकेट इतनी प्रोफेशनल नहीं थी, और सिर्फ जो रोल था, ज़्यादा क्रिकेट का रोल था, वो डिपार्टमेंट क्रिकेट का बहुत ज़्यादा रोल था। तो वो क्रिकेट, लेकिन ये नो डाउट उस दौर की जो डोमेस्टिक क्रिकेट थी वो एज गुड एज मतलब इंटरनेशनल क्रिकेट स्ट्रॉन्ग थी, और उसमें बड़ा टफ कंपटीशन, बहुत टफ कंपटीशन था। सलीम भाई, ये टेस्ट तो हो गया डेब्यू, उसके बाद अगली जो मंजिल थी वो इंडिया थी, और कोलकाता का ईडन गार्डन्स, वहाँ पे आप टेस्ट खेले, और उसके बाद फिर वो बेंगलोर का टेस्ट मैच आ गया। उसी दौरे में आपने वनडे भी खेले, उस पर मैं बाद में बात करूंगा, क्योंकि उस वनडे सीरीज में आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, स्पेशली पुणे के अंदर आप मैन ऑफ द मैच भी रहे। किस तरह देखते हैं कैलकाटा का जो ईडन गार्डन्स है, जहाँ पे हर कोई ड्रीम करता है कि लॉर्ड्स और ये कैलकाटा, और ये दो तीन ही ग्राउंड्स हैं जहाँ पे मतलब हर खिलाड़ी की ख्वाहिश होती है कि मैं परफॉर्म करूँ। तो वो टेस्ट मैच किस तरह रहा, और उसके बाद फिर बेंगलोर आते आते, और फिर बेंगलोर में जो कुछ भी हुआ वो सबके सामने है कि जिस तरह पाकिस्तान ने बड़ी तारीखी जीत की। तो वो उस टूर को किस तरह आप याद करते हैं? वो टूर मतलब आई मीन कि वो ड्रीम टूर था, मतलब वो एक, मुझे आपके चेहरे की मुझे फीलिंग्स देखना चाह रहा हूँ। मुझे वो सिर्फ ये लगता है कि वो शायद एक ख्वाब था, बस मुझे ऐसा लगता है एक बहुत अच्छा सा ख्वाब था, और सुबह आदमी उठता बोलते क्या ख्वाब था, मतलब वो एक ख्वाब से कम नहीं था। और उसकी जो क्लास थी ना उस टूर की, और ये थी कि इंडिया की टीम जो थी ना सुपरस्टार थी, नो डाउट। नंबर 1 से लेके 11वां प्लेयर सुपरस्टार था उनका, और बहुत बड़े बड़े नाम थे, गावस्कर, श्रीकांत, दिलीप वेंगसरकर, उसके बाद आपके कपिल देव, रवि शास्त्री, मनिंदर सिंह। आई मीन के वो, और पाकिस्तान की जो टीम थी वो 70% 75% जूनियर टीम थी। सिर्फ 4 सीनियर थे हमारे, इमरान भाई, जावेद भाई, मुदस्सिर नज़र और अब्दुल कादिर, ये 4 सीनियर थे। इकबाल भाई को बेंगलोर टेस्ट में वहाँ बुलाया था जब उस वक्त नहीं थे टीम के साथ, और मलिक का उस वक्त इतना नाम नहीं था, रमीज़ राजा नए थे, शोएब नया था, मैं नया, वसीम नए, सब नए थे मेजॉरिटी, इजाज़ अहमद नया था। तो बिल्कुल इनएक्सपीरियंस टीम थी, सलीम यूसुफ। और जिस तरह एग्जीबिशन मैच जो पहला हुआ था, और उन्होंने जिस तरह हमें मतलब हराया था, वो एग्जीबिशन गेम था, लेकिन आप वो उनका बिहेवियर ऐसा लग रहा था इंडियन टीम का कि बच्चों के साथ खेल रहे हैं अपनी कंडीशंस में, जिस तरह वो ग्रेट प्लेयर्स खेल रहे थे, नो डाउट, और बहुत बड़ी टीम थी। लेकिन आई डोंट नो, जो इमरान भाई ने जो उसके बाद जो मोटिवेट किया है टीम को, और जिस तरह फिर जावेद भाई ने, इमरान भाई, मुझे बराबर याद है मीटिंग में जावेद भाई ने
इमरान भाई को एक बात कहा था, वो थोड़े वरी थे इस टीम को देख के कि ये टूर इतना ईजी नहीं है हमारे लिए और किस तरह से इनको मैनेज करेंगे, स्पेशली उनका जो स्पिन डिपार्टमेंट और उनकी जो बैटिंग थी उस स्ट्रेंथ को हम किस तरह से तोड़ेंगे। लेकिन जावेद भाई के मुझे वर्ड अब तक याद है, मीटिंग में उन्होंने कहा था कि इमी फिक्र नहीं कर, स्टार्ट होने दे क्रिकेट को, ये बड़े मैच में बहुत गबरी प्लेयर है। गबरी मतलब हमारी एक स्लैंग है क्रिकेट की कि बहुत ही डरपोक किस्म के प्लेयर हैं, जब इन पर प्रेशर बिल्ड होता है तो ये बिल्कुल कोलैप्स कर जाती है। और एग्जैक्टली वही हुआ। और उन्होंने कहा था कि हमारे को बहुत बड़ा एडवांटेज ये है कि हमारे सब यंग लड़के हैं, फील्डिंग का हमको बहुत बड़ा एडवांटेज है, उन्होंने ये भी कहा था। और यकीनन यही हुआ कि अगर आप कंपेयर करें इंडिया के अगे जो टीम, जो सीनियर प्लेयर थे और हमारे जो प्लेयर थे, हम उसमें फील्डिंग का बहुत बड़ा डिफरेंस था, बहुत बड़ा डिफरेंस था। बेंगलोर टेस्ट पे भी नज़र आ गया था, डिफरेंस था कैचेस। मैं वो भी यही बात करना चाह रहा था। तो ये फील्डिंग का बहुत बड़ा एडवांटेज हुआ। और प्लस जो इम्पैक्ट था हमारा, जो फास्ट बॉलिंग का इम्पैक्ट था, वो उनके ऊपर काफ़ी पड़ा था। वसीम अकरम का जो इम्पैक्ट था, इमरान भाई थे, नेचुरली ये बहुत बड़े फास्ट बॉलिंग में, क्योंकि वसीम का उनको आइडिया नहीं था कि वसीम किस तरह का बॉलर है। जब श्रीनाथ को वहाँ पे बॉल लगी थी, श्रीकांत को बॉल लगी थी, जो हैदराबाद का वनडे था मेरे ख्याल से, जब वो उसको अपने स्टाइल से खेला तो उसको वसीम अकरम का कोई आइडिया ही नहीं था कि वो ऑफ द पिच कितना स्किडी है और कितना बाउंसी है। और उसको जब बॉल लगी तो मेरे ख्याल में उस मैच के बाद उसका करियर ही ख़त्म हो गया था। अच्छा, कोलकाता टेस्ट में आप खेले और उसके बाद फिर जब हम बेंगलोर में आते हैं तो उस वक्त क्या क्या हुआ था बेंगलोर के अंदर? जो है पिच जो है, जैसे हम इकबाल भाई से या तौसीफ भाई से जब बात करते हैं तो उस वक्त यही था कि पिच को जिस तरह रीड किया जा रहा था और रखी हुई ऊपर हल्की फुल्की घास को देख कर ऐसा लग रहा था कि वो पेस बॉलर के लिए है और 3 फास्ट बॉलर होने चाहिए, 4 होने चाहिए। इकबाल भाई ने पहले ही अपने माइंड बना लिया था कि अब मैं इस मैच में नहीं खेल रहा हूँ, तौसीफ खेलेंगे। तो ऑल ऑफ सडन फिर मियादाद और मुदस्सिर और सबकी जो राय हुई तो पता चला कि मतलब बाद में जो है ये दोनों स्पिनर्स ही जो है मैच विनर साबित हुए। और आपके लिए वो मैच जो है वो बिल्कुल ऐसा रहा कि बॉलिंग नहीं की उसमें, दोनों इनिंग्स में, मतलब ये पहली अपनी नौयत की मिसाल होगी कि एक फ्रंट लाइन बॉलर जो है खेल रहा हो और विदाउट एनी इंजरी और कोई ऐसी बात के, और वो उसके हाथ में बॉल ही ना आए, वो दूसरों को देख रहा है कि बॉल इधर जा रही है उधर जा रही है। वो क्या फीलिंग्स थी? वो फीलिंग एक्चुअली देखें, वो एक दिन पहले भी हमने पिच जो लुक वाइज थी उस पर घास थी काफ़ी, उस पर डेफिनेटली 3 फास्ट बॉलर खेलते थे, डेफिनेटली उसमें वो है। लेकिन एक बात है कि इकबाल कासिम ने, तौसीफ खड़ा हुआ था, इकबाल भाई ने एक बात की थी ये कि ये पिच धोखा है, उन्होंने एग्जैक्टली ये कहा था तौसीफ को। मेरे ख्याल से इस पिच पर टर्न हो जाएगा बॉल, ये उन्होंने कहा था। ये टॉस से पहले की बात है, एक दिन पहले की बात है बल्कि इनफैक्ट। तो और नो डाउट उस पिच पे जो बॉल टर्न हुआ है, वैसे आपको एक बता दूं, ये सिर्फ सरप्राइज पाकिस्तान टीम के लिए नहीं था, ये सरप्राइज इंडियन टीम के लिए भी था। क्योंकि इंडियन जब स्पिनर आके बॉल जब टर्न हुआ है तो उन्होंने पूरी अपनी बैटिंग को इंटायरली चेंज कर दिया था। आपको अगर याद हो, अजहरुद्दीन और वगैरह उन्होंने चलाने शुरू कर दिए थे, स्वीप्स मारने शुरू कर दिए थे, इसी वजह से कि इस पिच पे चौथी इनिंग बहुत टेरेबल हो जाएगी, सबों को मालूम था। तो एक दोनों टीम में पैनिक बटन दब गया था, दोनों टीम से। अपर हैंड जो है वो पाकिस्तान का, और स्पिनर को जो लाया था वो मुझे एंड चेंज करने के लिए लाया था, कि मुझे कह दिया था कि इमरान भाई ने कि जैफ तुम उस एंड से बॉल करोगे, तो वो स्पिनर को ला के बॉल चेंज करवाना था एंड। जब स्पिनर ने, मेरे ख्याल में तौसीफ ने पहला ओवर किया, तौसीफ ने जो किया है उस वक्त बॉल सेमी न्यू बॉल था वो, तो बॉल एक गज तो उसका ब्रेक हो गया। टर्न, वो जब टर्न हुआ ना तो सबके लिए सरप्राइज हो गया कि ये क्या हुआ, कोई कहाँ से हो गया टर्न। और फिर जिस तरह उस पर टर्न शुरू हुआ तो फिर दूसरे एंड से भी स्पिनर लाया। आपको अगर याद हो तो इमरान खान ने दूसरी इनिंग में बॉलिंग नहीं की है, उन्होंने बॉलिंग नहीं की थी। वसीम अकरम ने स्पिन बॉलिंग करवाई थी, उनसे भी स्पिन करवाई थी। जावेद भाई ने उसमें मेरे ख्याल में ऊपर चले गए थे, सेकंड इनिंग में ओपन चले गए थे। तो ये सब इस तरह से पूरी शफलिंग हो गई थी। एक ये जो सिचुएशन आप बता रहे हैं, तो इसमें मतलब उस वक्त आपने इस चीज़ को मेंटली एक्सेप्ट कर लिया था कि ये सिचुएशन के हिसाब से मेरे साथ होता है, या आपको थोड़ा सा वो हो रहा था कि इससे बेहतर है कि मैं खेलता ही नहीं, लेकिन अगर खेलूं तो मुझे जो है कुछ बॉलिंग वो मिल तो जाती? नेचुरली था कि इससे अच्छा तो नहीं खेलना था, नेचुरली बॉलिंग ही नहीं की। इवन ये कि मैंने फील्डिंग भी नहीं की उसमें,
उस टाइम में इतना इतना रेफरी वगैरह तो नहीं थे, तो शोएब मोहम्मद को एज ए फील्डर पे वो ग्राउंड में आया था, क्योंकि वो बाउंड्री लाइन पे पेट्रोलिंग वाली पिच नहीं थी, वो तो सिले वाली थी कि तीन तीन दो स्लिप दो सिली पे खड़े हुए, तो वो फील्डर क्यों, फिर शोएब वो स्पेशलिस्ट था सिली में, और उसको रिजवानुज़्ज़मान जो कैच किया था, जो कैच नहीं दिया था वो गवास्कर का, तो ये सब चीज़ें ये थी कि तो फिर शोएब ने 5 दिन वहाँ फील्डिंग की। लेकिन एक चीज है जो लोग नहीं इस चीज को कहेंगे, मैं उनको याद दिला दूं कि पहली इनिंग्स के अंदर जब पाकिस्तान की टीम 116 पे आउट हो गई थी, तो तौसीफ भाई के साथ आप जो है वो क्रीज पे खड़े रहे थे और 50 के करीब आपने गेंदें खेली हैं और सिर्फ 8 रन बनाए थे, लेकिन वो आपने उनका बड़ा साथ दिया था, वो भी कोई 18-19 रन करके। इमरान भाई ने उसी के बाद फिर ये कहा कि ये जो इस पिच पे जो तो स्पेशली तौसीफ का नाम लिया, तौसीफ ने जो खेला था, तौस ने जिस तरह इस पिच पे खेला है, मुझे अब पता चल गया कि इस पिच पे खेलना किस तरह से, ये पूरी पैड से खेलने वाली पिच थी, बल्ले से खेलने वाली पिच नहीं थी। तो वो फिर सेकंड इनिंग में फिर इस तरह से प्लान किया उन्होंने, और उन्होंने इमरान भाई ने कहा कि तौस ने हमें सिखाया है कि इस पिच पे किस तरह से खेलना चाहिए। जीत हो गई, ड्रामाई जीत, जबरदस्त जीत। उसके बाद फिर क्या खिलाड़ियों के तासुरात, जज्बात, फीलिंग्स थी ड्रेसिंग रूम के अंदर, मतलब किस तरह की? आपको बताएं वो ड्रेसिंग रूम में वो बूफे लगता था, वो और खाने के आपको मालूम है ड्रेसिंग बूफे होते हैं, वो बर्तन ऊपर कवर होते हैं, वो फ्लैट कर दिए थे बजा बजा के आपस में बजा रहे थे, इतना जोर, धन बस इस तरह था। इंडियन टीम कब गई है, इंडियन टीम नेक्स्ट मैच हमारा शायद हैदराबाद में था या वनडे मैच था, उसके बाद हमारा इंदौर में, मेरे ख्याल में वही था। तो वो टीम कब पहुंची है, चेकआउट कब किया इंडियन टीम ने, वो रातों को कब गए, हमें कुछ भी नहीं मालूम था। वो इतना छुप छुप के वो टीम निकली, क्योंकि वो शिकस्त बहुत ही मतलब एक लोकल क्राउड का क्या रिस्पांस था चिन्ना स्वामी स्टेडियम में, और उसके बाद फिर होटल के बाहर जिस तरह नॉर्मली होता है? नहीं, हमें इंदौर में जो मैच हुआ था पहला, जब हम जीते थे वो मैच, जब इनको पहला थप्पड़ जब पड़ा था इंडिया को, उनके होस्ट जो पहला वनडे हम जब जीते ना उनसे, तो उनको पता चला ये क्या हो गया हमारे साथ, उनको तो पता ही नहीं चला था कि ये हुआ क्या है। वो इतने बड़े ट्रॉमा में चले गए थे जब हम पहला वनडे इनसे इंदौर में जीते। तो वो एक्चुअली ये सबसे इम्पैक्ट जो पड़ा उन पे, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट था। और प्लीज ये कि क्या सवाल था आपका? लोकल क्राउड का जो है लोकल क्राउड, इंदौर में जो क्राउड था वो कोई सपोर्टिंग नहीं था। कैलकाटा में क्राउड, कैलकाटा का क्राउड हम कह सकते हैं कि वो थोड़ा बैलेंस था, लेकिन बेंगलोर का नहीं, वो सपोर्टिव। टेस्ट मैच की बात कर रहा हूँ, टेस्ट मैच वो नहीं कर रहे थे, पूरे ओवरऑल में सीरीज की बात कर रहा हूँ। हॉस्टाइल, हाँ, बहुत। अहमदाबाद जो टेस्ट हुआ वो बहुत डिफिकल्ट था, वहाँ तो हमें कैद कर दिया था बिल्कुल, होटल से हम बाहर नहीं जा सकते थे। तो क्राउड का तो सपोर्ट हमें नहीं था, सिर्फ कैलकाटा वाइज जगह थी जहाँ थोड़ा बैलेंस था। अच्छा सलीम भाई, वनडे सीरीज में आपकी परफॉर्मेंस जो है वो बड़ी ज़बरदस्त रही। उसी इंडियन टूर पे पुणे में आप मैन ऑफ द मैच रहे, दीगर मैचों में भी आपने आउट किए। उस वक्त आपका कॉन्फिडेंस लेवल किस तरह ऊपर था? नेचुरली बहुत अच्छा था, क्योंकि मैं ऑस्ट्रेलिया में अमेरिका कप खेलने गया था, वो मेरी सीरीज़ बहुत अच्छी थी जब अमेरिका कप खेला था मैं ऑस्ट्रेलिया में। पाकिस्तान में जो डेब्यू में वेस्ट इंडीज़, वो सीरीज़ मेरी काफ़ी अच्छी रही थी। इंडिया सीरीज़ मेरी अच्छी थी, शारजा इससे पहले मेरा अच्छा रहा था उसमें, तो नेचुरली कॉन्फिडेंस तो काफ़ी आया था। और इसके बाद जो थी ना, मेरे ख्याल से इसके बाद वाली जो सीरीज़ थी वो 86 की जो इंग्लैंड की सीरीज़ थी, वो मेरे कैरियर के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट सीरीज़ थी। बस वहीं पे मेरी इंडियन सीरीज़ के जो लास्ट इंदौर मैच खेला था, तो वहाँ थोड़ा सेटबैक हो गया, मुझे ग्रोइन मेरा रप्चर हो गया उसमें, और काफ़ी सीवियर रप्चर हुआ। तो नो डाउट उन्होंने मुझे 87 में वो फिर मुझे ले गए इंग्लैंड कि शायद हील अप हो जाए, लेकिन वो रिकवर नहीं हुआ। तो फाइनली मेरी वहाँ फिर वो ग्रोइन की सर्जरी हुई थी। तो नेचुरली वो सीरीज़ मेरे लिए, वो मेरा सबसे सेटबैक मैं समझूंगा पार्ट, कि वो सीरीज़ अगर मैं खेल लेता, इंग्लैंड की सीरीज़ थी और मेरी काफ़ी रिदम में आया हुआ था, मेरी बॉलिंग बहुत अच्छी हो रही थी, टीम की एक्सपेक्टेशन भी बहुत ज़्यादा मेरी अच्छी थी। इवन इंडिया में वेंक सरकर ने जावेद भाई को ये कहा था कि सलीम जाफर वहाँ बहुत आउट करेगा, जिस तरह का ये बॉलर है वहाँ पे। वेंक सरकर से याद आया कि वेंक सरकर को आपने क्या टारगेट करके रखा हुआ था? क्योंकि अगर हम स्कोर कार्ड्स देखते हैं तो ज्यादातर आपने वेंक सरकर का आउट हुआ है, हाँ, और अजहर भी आउट हुआ काफ़ी। नो डाउट वो ये कि नेचुरली रिदम आया हुआ था,
पिचेस ने सपोर्ट काफ़ी किया और वहाँ पे नो डाउट वेंगसरकर वो काफ़ी मुझसे बॉलिंग पे आउट हुए। गावस्कर क्यों आउट नहीं हुए? गावस्कर इसमें ये कि नए बॉल का ना एक हमेशा थोड़ा सा एक सिलसिला था कि सेटल नहीं थे नया बॉल। आप हमेशा देखें इमरान भाई के प्लान्स बहुत चेंज होते, कभी वसीम और मैं नया बॉल करते थे, कभी मैं और इमरान भाई नया बॉल करते थे, कभी इमरान भाई और वसीम नया बॉल किया। आप काफ़ी देखें मैचेस में, तो ये एक्चुअली सिचुएशन और कंडीशंस के हिसाब से काफ़ी होता था। तो इंडिया के अगेंस्ट मैंने गावस्कर को मैंने, हाँ मुझसे आउट नहीं हुआ वो इतना, शायद वो बहुत कॉम्पैक्ट प्लेयर था, नो डाउट। मतलब आई मीन गावस्कर को आउट करना इतना उन पिचेस पे स्पेशली एक इंडिया कैच के, है आपका उनका, हाँ, एक कैच एक आपने कैच लिया किया हुआ हुआ है। है मैंने, उनका कैच किया हुआ है। तो ये है लेकिन ये कि वेंगसरकर, अजहरुद्दीन, ये जो मिडल रवि ऑर्डर था, शास्त्री, रवि शास्त्री, अरुण लाल, कपिल कपिल देव, मतलब वो तो सारे सब, आपने जो हाँ, है वो ये आपकी सब लपेट में आए थे। लपेट में आए हुए हैं। मुश्किल बैट्समैन आपको कौन लगा, गावस्कर या विव रिचर्ड्स? क्योंकि दोनों को आपने किया, और फिर डेस्मंड हेन्स और गॉर्डन ग्रीनिच, ये उस दौर के वो बैट्समैन है कि जो क्रीज पे खड़े हो जाएं तो फिर। या गावस्कर बहुत डिफिकल्ट प्लेयर था, वो इतना कॉम्पैक्ट प्लेयर था और स्किल और बहुत कॉम्पैक्ट प्लेयर था। वो बड़ा मेजर करके खेलता था, हर चीज़ को नाप तोल के खेलता था वो। वेव का ये था कि वेव चांस भी देता था जितना क्योंकि शॉट्स वो ज़्यादा खेलता था, क्रॉस शॉट्स मारता था वो, मिड विकेट वगैरह बड़ा ले जाता था, हुक पुल शॉट्स काफ़ी खेलता था वो। तो नेचुरली वो फिर जो इस तरह का प्लेयर फिर आपको चांस भी देता है ज़्यादा। लेकिन जो कॉम्पैक्ट प्लेयर होता है, जो बड़ा नाप तोल के खेल रहा हो ना, उसको आउट करना स्पेशली टेस्ट क्रिकेट में बहुत डिफिकल्ट होता है। लेकिन आपका जो वेलिंगटन टेस्ट मैच है जिसमें आपने 8 आउट किए, 5-1, 3-1, 8, और उसकी दोनों इनिंग्स में आपने मार्टिन क्रो को आउट किया। और लोग, इमरान से भी जब बात होती है, इमरान खान के कई इंटरव्यूज़ हैं कि और वसीम अकरम हुए या दूसरे भी जो फास्ट बॉलर हैं, वो कहते हैं उस दौर में मार्टिन क्रो का भी अपना एक नाम था। वो था। और आपने जिस तरह आउट किया कि पहली इनिंग्स में वो 174-75 कर गए, दूसरी इनिंग में आपने 0 पे उनको आउट किया, किया। दोनों कंट्रास्ट इनिंग्स हैं। कंट्रास्ट इनिंग। तो कैसा तजर्बा था वो मार्टिन क्रो को भी? ये देखें, ये सब हर टीम, इंडिया से गावस्कर होता था, न्यूजीलैंड से मार्टिन क्रो था, नो डाउट। एलन बॉर्डर ऑस्ट्रेलियन साइड से था, विव, ग्रीनिच, हेन्स, ये आई मीन ये वो प्लेयर थे जो अपनी टीमों के मतलब सुतून थे। और नेचुरली हेन्स भी बड़ा आउट हुआ है मेरे बॉलिंग से। तो नो डाउट ये बड़े कॉम्पैक्ट प्लेयर थे, बड़े आई मीन ये अपने क्रिकेट लेजेंड्स हैं, मैं उनका नाम आता है इन सबों का। और ये ऑनर है मेरे लिए कि वो ये मेरे बॉलों पे आउट हो चुके हैं और मैंने उनको बॉलिंग की है। इनके अगेंस्ट खेलना ही मेरे ख्याल से ये बहुत ही बड़ा ऑनर है। तो नो डाउट ये बहुत अच्छे प्लेयर थे। अब किस तरह आउट हुआ ये तो मतलब ये तो कहना काफ़ी है कि नेचुरली बेसिक आइडिया ये था, इन जब ग्रेड्स को बॉल करते हैं तो आपको बड़ी थोड़ी नपी तुली बॉलिंग करनी पड़ती है और थोड़ा रीड करना पड़ता है कि इनके जो स्ट्रॉन्ग एरियाज़ हैं तो आप कोशिश करते हैं कि उनको वहाँ बॉलिंग ना करें। आपने इमरान खान, वसीम अकरम, इवन वक़ार यूनुस, इनके साथ भी आपने बॉलिंग की है। और जब हम आपका करियर देखते हैं, 1986 में शुरू हुआ, 92 में आके जो है अनफॉर्चुनेटली फिर इंग्लैंड का जो टूर था उसके बाद फिर ख़त्म हो गया। आप समझते हैं कि वो इंजरी वगैरह का सिलसिला ना रहता तो आपकी क्रिकेट और आगे जा सकती थी? 87 का अगर मैं खेल लेता वो सीरीज़, मुझे अगर इंग्लैंड की मिल जाती, मैं अनफिट ना होता, तो वहाँ मेरी काउंटी भी साइन हो जाती मेरे ख्याल से। और वो काउंटी अगर मेरी साइन हो जाती तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा, और क्रिकेट एक्सपीरियंस वाइज, लर्निंग वाइज, फाइनेंशियल वाइज, फिटनेस वाइज, वो मुझे काफ़ी सीखने को मिलता। बस वो मेरा सबसे बड़ा सेटबैक रहा। फिर इसके बाद 92 में मैं इंग्लैंड गया था, वो सीरीज़ भी मेरे लिए इम्पॉर्टेंट हो सकती थी, मेरा करियर 2-3 साल और बढ़ सकता था। लेकिन अनफॉर्चुनेट था, उस वक्त इमरान भाई क्रिकेट छोड़ चुके थे और थोड़ा सॉरी टू से उस वक्त टीम का निज़ाम भी कुछ हिला हुआ था, हिलना शुरू हो गया था और फेवरेटिज्म थोड़ी ज़्यादा शुरू हो गई थी, और या थोड़ा माहौल टीम का उस वक्त बिगड़ने शुरू हो गया था। क्योंकि हम देखते हैं कि आपके आने से पहले अजीम हफीज़ थे लेफ्ट आर्म, आपका करियर शुरू हुआ, वसीम अकरम आ चुके थे, लेकिन वसीम अकरम और आप साथ साथ भी खेले, चलते रहे सिलसिले में। फिर एकदम फिर आपका करियर ख़त्म हो गया, वसीम अकरम, फिर लोगों का यही था कि जी चूँकि वसीम अकरम जो है वो बहुत ही वर्ल्ड क्लास बॉलर और ये सारी चीज़ें, तो वो एक फैक्टर तो नहीं हो सकता कि मतलब सिर्फ वसीम अकरम की टीम में मौजूदगी की वजह से कोई एक ही लेफ्ट आर्म खेले, इस तरह का कोई नहीं है। ये आप जिस तरह बता रहे हैं कि अब टीम के अंदर जो चीज़ें जब हो रही मुझे मेरा डेब्यू हुआ था तो इमरान खान से जब इंटरव्यू
प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी तो उस वक्त पूछा गया था कि 2 लेफ्ट आर्मर के साथ आप कैसे खेलते हो, तो उन्होंने एक बात कही थी, उन्होंने कहा कि ये वसीम और सलीम जाफर लगते दोनों एक जैसे हैं बिल्ड वाइज और ग्राउंड में, लेकिन दोनों की जो बॉलिंग की क्लास है दोनों में डिफरेंस है। अच्छा। वसीम का बॉल अंदर आता है और सलीम जाफर लेफ्ट आर्म है, उसका बॉल बाहर निकलता है। तो ये जो एडवांटेज है ना हमारे को बहुत बहुत मेरे लिए वाइटल है, अच्छा है कि मुझे बहुत बेनिफिट है इसके लिए कि दोनों लेफ्ट आर्म बॉलर हैं और एक का बॉल अंदर आता है, एक का बॉल बाहर निकलता है। तो बोलता है कि ये एक एडवांटेज है और ये पाकिस्तान टीम का बहुत अच्छा एडवांटेज है इसका। तो शायद ये एक वन ऑफ द रीज़न थी। और वसीम को तो खैर, वसीम मेरे ख्याल से पाकिस्तान की हिस्ट्री में से अच्छा बड़ा बॉलर मैं नहीं समझता कोई आया हो। मतलब उसकी जो बॉलिंग, इवन ये इमरान भाई वगैरह, वक़ार, शोएब अख्तर वगैरह, ये सब ग्रेट बड़े बॉलर थे, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि दुनिया की अगर बॉलर्स में गिना जाऊँ तो वसीम टॉप 3 में आता है। वसीम अकरम। हाँ, उसकी बॉल में जो वेरिएशन थी और उसकी जो क्लास थी वो मेरे ख्याल से वो बहुत डिफरेंट क्लास थी। सलीम भाई, बड़ी ज़बरदस्त आपसे टेक्निकली आप जितना मतलब क्रिकेट को समझते हैं वो भी गुफ्तगू, दिलचस्प चीज़ें भी इस गुफ्तगू में, कुछ एक दो सवाल रह गए हैं कि बेंगलोर टेस्ट हो गया कि जिसमें आप बॉलिंग ना कर सके, लेकिन वो उस जीत का, उस तारीख़ी लम्हात का आप मतलब हिस्सा हैं और आप यकीनन प्राउड फील करते हैं। 2 और मैचेस आपके हैं वो बड़े दिलचस्प हैं, और दोनों वर्ल्ड कप के हैं 1987 के। एक जो है जिसमें कोर्टनी वॉश ने चाहते तो वो आपको आउट कर सकते थे और आपको उन्होंने वॉर्न किया, और फिर कादिर भाई ने वो विनिंग शॉट खेल दिया और बड़े नाजुक मौके पे वो चीज़ें चल रही थी, और फिर उसी में सेमीफाइनल आ जाता है। एक को याद रखेंगे, दूसरे को भुलाना चाहेंगे? नहीं, दोनों याद है। जबकि इनफैक्ट मैं अभी वुमेन्स के साथ जब कोच था तो वो हम ऑस्ट्रेलिया जब गए थे हम लोग वर्ल्ड कप के लिए, तो कोर्टनी वॉश वेस्ट इंडीज़ वुमेन्स के साथ था, तो लोगी और ये दोनों आए थे, तो वो बात भी निकली थी और ये फिर हम लोग दोनों बात कर रहे थे। तो नेचुरली दोनों डिफरेंट इंसिडेंट, वो इंसिडेंट आप हमेशा अभी तक देखें कि ये अभी भी कंफ्यूजन है। आप ये लॉ बड़ा अजीब सा है क्रीज छोड़ने का, जो है नॉन स्ट्राइक रन का। कभी बैकफुट लैंडिंग का आता है, बॉलर का जब बैकफुट लैंड कर जाएगा तो बैटर बाहर निकल सकता है, या फ्रंट फुट लैंड कर जाएगा तो बैटर बाहर। अब देखिए ये लॉ काफ़ी बार चेंज हो चुका है, आईसीसी ने इसमें काफ़ी चेंजेस ला चुकी है। ये नॉन स्ट्राइकर एंड का बैटर कब बाहर निकले, ये काफ़ी टची है बहुत। मतलब बॉल रिलीज होना, पैर गिरना, उसका क्रीज से निकलना, ये बड़ा टाइमिंगली होना चाहिए। और ये अभी इसी वजह से कंट्रोवर्सीज भी होती रही हैं, इसमें होती रही हैं। बॉलर हाथ रोक देते हैं, वो रन आउट कर देते हैं, जिस तरह से वो अभी हुआ था, अश्विन ने किया था मेरे ख्याल से। तो ये ना, ये जो सिलसिला, इस नॉन स्ट्राइकर एंड वाला सिलसिला है ना, यहाँ पे ये बड़ा कंट्रोवर्सी रहा है सारी जिंदगी। तो कोर्टनी वॉश ने जब आपको वार्न किया, हाँ, और उसने कुछ नहीं कैसे कहा, सिर्फ बस हाथ बांध के खड़ा हो गया, उसने बस मुझे देखता रहा उसने। तो वो, लेकिन वो उसकी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट थी, नोटर, वो चाहता तो आउट कर सकता था। तो अभी जब आप कह रहे हैं कि जब मुलाकात हुई, हाँ, तो फिर कहा कि वो बात की था, तो उसे देख के मुझे यही कहा था। तो वो तो काफी हम हंसे थे, लोग भी साथ था, तो काफी ये कि वो डिस्कस में आया था वो। तो ये, और बाकी वो जो स्टीव वॉ का था, अगर उस ओवर को अगर आप बिल्कुल दोबारा देखें, उस वक्त मैं एक्चुअली बॉल कर नहीं रहा था, मेरा इमरान भाई का ही प्लान था वो बॉल करने का। ऑल ऑफ द सडन, वरना इमरान भाई की हमेशा आदत है 1-2 ओवर पहले आपको मेंटली प्रिपेयर कर देते कि आप उस एंड से बॉल करेंगे या इस एंड से बॉल करेंगे, तो आप बॉलर अपने आप को वार्म अप कर लेता है। तो नो डाउट उन्होंने मुझे ऑल ऑफ द सडन बुला लिया, वरना उनके अभी ओवर रहता था और वो ही ओवर कर रहे थे एक्चुअली। तो बहरहाल वो तो बुला लिया, वो तो ठीक है एक, मतलब ये। लेकिन ये है कि अगर उस ओवर में देखें, इसमें एक मिस फील्डिंग हुई है जो एजाज अहमद के पैरों के बीच से, उसने एक रन था, वो एक रन था, तो वो चौका उसने करवा दिया, स्क्वायर लेग पर, शायद स्क्वायर लेग पे था। और कादिर भाई ने ओवर थ्रो के जो रन थे, वो रन आउट के लिए जो हुआ, उसमें ओवर थ्रो के जो रन बने, तो नेचुरली वो सब मेरे अकाउंट में आ गए। मतलब ये कि जो आपके अपने साथी थे उन्होंने भी सोच रखा था कि रिकॉर्ड बुक में जो है वो बात, हाँ, वो एक्चुअली एग्जैक्टली हुआ क्या कि पाकिस्तान उतने ही रन से हार गया। अच्छा, मैं अगर उधर 7 रन भी देता ना तो 7 रन से हार जाता पाकिस्तान। तो मतलब वो डिफरेंस वही रहता हमेशा। तो वो बस एक
इत्तेफाक से नंबर मैच कर मैच गया, कर गए। जो लास्ट ओवर का नंबर था और जितने रन से हारे, तो वो एक्चुअली मैच कर गया, तो लोगों के ज़्यादा जहन में बैठ गया था। और फिर वो मैच भी इसलिए भी वो है कि उसमें कई ऐसी चीजें हुई कि मुदस्सिर अनफिट हो गए, मंसूर अख्तर आ गए, उसके बाद वो जावेद मियादाद को विकेट कीपिंग करनी पड़ी, सलीम यूसुफ वो अनफिट हो बहुत गए। बैड डे था। तौसीफ अहमद को यहाँ पे स्ट्रेचेस आ गए थे, वेब फट गया था उसका। सलीम यूसुफ को बॉल मुंह पे लगा था तो उसको मुंह में स्ट्रेचेस आए थे। तो ये सब है। मुदस्सिर नज़र खेल रहे थे, एंड मोमेंट में मंसूर भाई को खिलाया गया था, तो वो टोटली मेरे ख्याल से उस दिन बैड डे था। और नेचुरली लेकिन एक तरह से वहाँ से एक चीज़ अच्छी हुई थी उसमें, कि वहाँ से इंडिया भी हार गया था, तो वो थोड़ा सा सेटल डाउन हो गया था। अगर वो इंडिया फाइनल में पहुंच जाता और पाकिस्तान यहाँ हार गया था, तो शायद फिर बहुत ही मामला गड़बड़ हो सकता। आखिरी सवाल सलीम भाई, आपकी जो एक तो हमें पता है ज़ाती तौर पर कि सेंस ऑफ ह्यूमर, आपका जो मिज़ाह चुटकुले वो तो है, म्यूज़िक से भी आपको दिलचस्पी है। मुझे इसलिए वो है हाँ। कि एक गाना जो है, हम उस दिन प्रेस बॉक्स में बैठे हुए थे, तो वो बप्पी लहरी का, तो उसका फीमेल वर्जन आपने उस सिंगर का नाम लिया जो अभी तक बहुत से लोगों को पता भी नहीं होगा। तो ये म्यूजिक से भी आपकी म्यूजिक का शौक है। म्यूजिक, क्योंकि म्यूजिक सुन के रिलैक्स होता हूँ, मतलब म्यूजिक मुझे काफ़ी रिलैक्स करती है। विस्लिंग करने का मुझे बहुत शौक है, विस्लिंग बहुत ज़्यादा करता हूँ मैं। तो और ये कि किशोर को बहुत ज़्यादा सुनता हूँ, उसकी पूरी बायोग्राफी पढ़ी हुई है, उसके गाने बड़े नए नए गाने, वो गाने जो रिलीज नहीं हुए वो भी सुनता हूँ। अरे तो ये तो वो कहाँ से निकाल लेते हैं? वो नेचुरली अब तो आजकल का दौर में यूट्यूब पे और उस पे तो अनरिलीज गाने बहुत सारे आ गए हैं, तो वो जो मैंने नहीं सुने थे वो अब सुनने को मिल रहे हैं। तो ये कि म्यूजिक का बहुत शौक है, म्यूजिक से काफ़ी रिलैक्स होता हूँ सुनने। सलीम भाई बहुत शुक्रिया, आपसे बड़ी दिलचस्प बात हुई। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। थैंक्स।